आज की कथा है पिचास रानी। आइए कथा श्रवण करें। सुंदरगढ़ के महाराज हृदय सिंह के कुशल प्रशासन, बुद्धि चातुर्य एवं न्यायप्रियता के कारण आज उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी। कोई भी शत्रु उनके राज्य की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उनकी वीरता की गाथाएं आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध थीं। प्रजा उन्हें अपने पिता के समान मानती थी और राजा भी उन्हें अपने पुत्र की तरह मानते थे। एक बार राजा हृदय सिंह अपने शाही दरबार में बैठे थे कि तभी उनका एक सैनिक दरबार में आकर बोला, महाराज की जय हो। बोलो द्वारपाल, तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? महाराज, द्वार पर कुछ मुसाफिर खड़े हैं जो खुद को बंजारे कह रहे हैं। वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या मेरे राज्य में मेहमान आए हैं? उन्हें आदर के साथ मेरे पास लेकर आओ। कुछ क्षण बाद द्वारपाल मुसाफिरों के साथ शाही राज दरबार में राजा के समक्ष उपस्थित होते हैं। उन मुसाफिरों में से एक मुसाफिर जो उस समूह का सरदार था, वो आगे आकर राजा को नमस्कार करते हुए बोला, महाराज को मेरा नमस्कार है। हम लोग पास के राज्य से हैं। वहां किसी शत्रु ने हमला करके हमें बेघर कर दिया है और हम कैसे भी करके अपनी जान बचाकर आपके राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। आपका नाम सुनते ही वो भाग गए और तब हमारी जान बच पाई। इस तरह हम आपके शरण में आ गए हैं महाराज। रक्षा करो महाराज। कौन थे वह दुष्ट? पता नहीं महाराज। प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, आप मुझे अपने ही शरण में रख लीजिए। कहना क्या चाहते हो तुम? हम सब आपके राज्य में रहना चाहते हैं। कृपया हमें रहने की आज्ञा दें। बेशक तुम लोग मेरे राज्य में कहीं भी खाली जगह में रह सकते हो। और इस तरह से वे मुसाफिर राज्य में शमशान घाट के पास खाली जगह पर रहने लगे। कुछ दिन बाद एक रात शमशान घाट के पास सारे मुसाफिर आपस में बातें कर रहे थे। हमारी एक योजना तो सफल हो चुकी है, अब हमें दूसरी योजना सही वक्त आने पर पूरी करनी है। हमें सावधानी पूर्वक अपनी पहचान छुपाकर रहना है। जी सरदार। सरदार, मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है। वो सामने देखो, कोई आ रहा है। वेशभूषा तो सैनिक की लगती है। पास आने दो। वास्तव में वो राजा का सैनिक ही था। महाराज ने आपके बारे में पूछने को कहा है। सब कुशल मंगल है ना? कोई परेशानी तो नहीं? जी जी, हम सकुशल हैं और महाराज को मेरा प्रणाम कहना। सैनिक जैसे ही जाने लगता है तभी एक बंजारा उस पर छलांग लगाने की कोशिश करता है। सरदार उसको पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। जल्दबाजी मत करो, तुमको भी अपनी प्यास बुझाने का मौका मिलेगा। ठीक उसी रात तकरीबन मध्य रात्रि के बाद कोई व्यक्ति जो अपने घर का रास्ता भटक कर शमशान घाट के पास बने हुए घर के पास पहुंच गया। अंधेरे के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी आदमखोर जानवर जैसी आवाज को सुनकर उस व्यक्ति के पांव वहीं ठिठक गए। वह दबे पांव जब घर के पास पहुंचा तो उसे घर के अंदर से आ रही धीमी धीमी रोशनी में उस घर के दरवाजे के सामने उसे किसी जंगली जानवर के पंजों के निशान दिखे। उसने डरते हुए किवाड़ों के एक सुराख से अंदर झांककर देखा तो खौफ के मारे उसकी चीख निकल पड़ी और वो उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ। चीख सुनकर सभी मुसाफिर बाहर निकल आए। सरदार, लगता है किसी इंसान को हमारी असलियत का पता चल गया है। अब क्या करें? करना क्या है, वह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। जाओ तुम लोग, चारों दिशाओं में फैल जाओ। बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ जल्दी से और अपनी प्यास बुझाओ।
सभी बंजारे बिजली की गति से चारों दिशाओं में फैल गए। वह व्यक्ति भागता हुआ एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया। उसकी सांसें थम नहीं रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और उसकी टहनियों में छिपकर बैठ गया। कुछ क्षण बाद एक बंजारा उस व्यक्ति को खोजता हुआ वहां पहुंच जाता है और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर इधर उधर देखता है। मुझे पता है कि तुम मेरे आसपास कहीं छुपे हुए हो। मुझे तुम्हारी गंध आ रही है। तुम्हें हमारी पहचान का पता चल चुका है। अब तुम्हें मरना ही होगा। उस बंजारे ने अपनी सांसों को तेज करते हुए कहा। इस तरह की बातें सुनकर वह व्यक्ति डर से कांपने लगा, जिससे पीपल की पत्तियों की आवाज उस बंजारे के कानों में पड़ी। उसने ऊपर की ओर देखा और बिजली की रफ्तार से ऊपर चढ़ गया। मुझे पता चल गया है कि तुम इंसान नहीं पिशाच हो, इसीलिए तुमको मरना है। और वह बंजारा देखते ही देखते एक आदमखोर पिशाच में तब्दील हो गया और उसने उस व्यक्ति का खून पी लिया। अगले दिन की शुरुआत हो चुकी थी। लोग अपनी दिनचर्या को पूर्ण कर अपने खेतों पर निकल गए थे और ग्वाले अपने मवेशियों को चारा खिलाने के लिए निकल पड़े थे। रोजाना की तरह आज का मौसम भी बड़ा खुशनुमा था। तभी एक ग्वाले की नज़र उस व्यक्ति के शव पर पड़ी तो वह घबराकर भागता हुआ राजा के पास पहुंचा और घटना की पूर्ण जानकारी दी। राजा बिना विलंब के सेनापति सहित घटनास्थल पर पहुंचे। सेनापति शेर सिंह, जो एक महान योद्धा के साथ चतुर भी था, उसने शव का निरीक्षण करने के बाद कहा, महाराज, इसे किसी इंसान ने नहीं, खून पीने वाले किसी आदमखोर जानवर ने मारा है। देखिए, इसकी गर्दन पर दांतों के निशान हैं। जैसे ही एक सैनिक ने शव को कब्जे में लेना चाहा कि तभी वो व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया और उसे काटना चाहा। उससे पहले सेनापति शेर सिंह ने लपक कर अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। सेनापति को स्थिति भांपने में देर नहीं लगी। महाराज, इसे किसी जंगली जानवर ने नहीं, पिशाच ने काटा है। संभवतः कोई पिशाच हमारे राज्य में प्रवेश कर चुका है। सेनापति जी, अब आप राज्य की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए। जी महाराज। 3-4 महीनों के बाद उसी शमशान घाट पर, साथियों, अब सही समय है। हमें अब अपनी दूसरी योजना के अनुसार कार्य करना है। जी सरदार। रूपसी को बुलाओ। रूपसी के आने पर उसको अपनी योजना समझाता है। दूसरे दिन सुबह राजा हृदय सिंह मौसम का मिजाज खुशनुमा देखकर शिकार पर अपने कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़ा। शिकार की तलाश में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए। धूप के कारण राजा प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में भटकने लगे। तभी उन्हें एक तालाब दिखा तो उन्होंने वहां जाकर जल पिया और पास ही एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने हेतु लेट गए। मंद मंद बहती शीतल हवाओं के स्पर्श से पता नहीं राजा की कब आंख लग गई। तभी राजा के कानों में पायल की आवाज पड़ी तो राजा एकदम से चौंक कर इधर उधर देखने लगा। उसने देखा सामने तालाब में एक अपूर्ण सुंदर युवती अपने घड़े में जल भर रही है। राजा उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए तो वे खड़े होकर उस युवती के पास जाकर बोले, हे सुंदरी, आप कौन हैं और आप इस जंगल में क्या कर रही हैं और आपका नाम क्या है? मैं आपके राज्य में सेठ की बेटी हूँ और मैं यहाँ जल लेने आई हूँ। चलिए, मैं आपको आपके घर तक अपने घोड़े से छोड़ देता हूँ। जी महाराज। रूपसी और राजा जैसे ही घोड़े के पास पहुंचे तो घोड़ा ही नहीं ना कर इधर उधर भागने की कोशिश करने लगा। रूपसी ने स्थिति को भांप लिया। रहने दीजिए महाराज, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप जाइए।
ऐसा कहकर रूपसी वहां से चली जाती है। राजा महल में आकर उस सेठ के यहाँ जाकर उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं और इस प्रकार राजा का रूपसी से विवाह हो गया। कुछ माह बाद राजा हृदय सिंह को एक तेजु नामक पुत्र रूपी रत्न प्राप्त हुआ। एक बार हृदय सिंह के राज्य में उनके कुलगुरु महान ज्योतिषाचार्य शिवानंद का आगमन हुआ। राजा ने उनको प्रणाम किया। राजन, मैं तुम्हें चेताने आया हूं। मुझे आभास हुआ है कि तुम्हारे राज्य पर पिशाचों का साया पड़ चुका है। तुम्हारे महल भी उनसे अछूता नहीं रहा। वो प्रवेश कर चुके हैं महल में। भगवान, ये क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। और हाँ, तुम्हारा पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं। वो तो खैर, तुम ये पिशाच नामक यंत्र लो और इसे इसी क्षण अपने गले में पहन लो। अब मैं प्रस्थान करता हूं। इतना कहकर शिवानंद जी वहां से चले गए। उसी रात रूपसी सबके सो जाने के बाद अपने कक्ष से बाहर निकलकर आती है और वो काले लिबास में थी। जैसे ही उसके पास पहरेदार आते वह उन्हें मूर्छित कर देती। वो जंगल में अपने सरदार से मिलती है। वाह रूपसी, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। अब आगे क्या करना होगा सरदार? अब तुमको राजा को मारना होगा। अभी जाकर तुम राजा को मार डालो, क्योंकि हमें अपना उत्तराधिकारी मिल गया है। जो आज्ञा सरदार। रूपसी वापस राजा के कक्ष में पहुंच जाती है और अपने नुकीले दांतों से राजा पर हमला करती है। और तभी पिशाच नामक यंत्र के स्पर्श से वह वायु में लहराती हुई दूर जाकर गिरती है। आवाज सुनकर राजा उसके पास पहुंच जाता है। राजा पूछता है, क्या हुआ महारानी, आप ठीक तो हो? इतनी रात्रि के समय आप हमारे कक्ष में कैसे? कुछ नहीं महाराज, वो सांप था। कहाँ है सांप? वो कक्ष के झरोखे से बाहर निकल गया, जंगल में। राजा रानी रूपसी को उसके कक्ष में छोड़कर आता है। दूसरी रात को रूपसी अपने सरदार के पास पहुंची। सरदार, मैं अपने कार्य को करने में असफल रही। कार्य तो पूरा हो गया होता अगर उस ढोंगी बाबा का दिया हुआ पिशाच नाशक यंत्र बीच में ना आता। तो क्या हुआ? ये कार्य अपने बेटे तेजू से करवाओ। वो भी तो एक पिशाच है। वो कब काम आएगा हमारे? परंतु सरदार, वो तो एक अर्ध पिशाच है। तो क्या हुआ? है तो पिशाच। जाओ, उसके अंदर के जानवर को जगा दो। सुबह रानी रूपसी अपने पुत्र तेजु को वन भ्रमण के लिए ले गई। घूमते हुए वे दोनों जंगल में प्रवेश कर गए। पुत्र, तुम्हें शिकार करना आता है या नहीं? नहीं माँ। आओ, मैं तुम्हें शिकार करना सिखाती हूँ। कैसे माँ? वह देखो सामने कौन है। माँ, वह एक अपने राज्य का लकड़हारा है जो लकड़ियां काट रहा है। बहुत सुंदर। अब तुम जाओ और उसका शिकार करो। ये आप क्या कह रही हैं माँ? मैं एक मनुष्य होकर मनुष्य का शिकार कर सकता हूँ क्या? और हमारा एक राजकुमार होने के नाते दायित्व है हम किसी को हानि ना पहुंचाएं, उसकी रक्षा करें। तुम इंसान हो ही नहीं। देखो, मैं दिखाती हूँ कि कैसे शिकार किया जाता है। आप कुछ भी नहीं करेंगी। रुक जाइए माँ। और रूपसी तेजू की बातों को अनदेखा करते हुए बिजली की रफ्तार से उस लकड़हारे पर हमला कर देती है और उसका खून पीने लगती है। ऐसा दृश्य को देखकर तेजू की चीख निकल पड़ती है और अपने दोनों कान बंद कर घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी उसके अंदर पैशाचिक शक्तियां जागृत होने लगती हैं और वह कांपता हुआ एक पिशाच बन जाता है। और उस दिन से राज्य में ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ने लगती हैं। पूरे राज्य में भय व्याप्त हो गया था। राजा भी चिंतित थे। उन्होंने पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए। उधर रूपसी ने तेजू को अपनी योजना बता दी कि सुंदरगढ़ पर
कैसे पिशाचों की हुकूमत करनी है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।